नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने जिस तरह से दल बदल किया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसको लेकर 2 आधारों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहला आधार तो नैतिक है कि किस तरह से राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनाया, उन्हें बहुत सारे मौके दिए, अधिकार दिए, लेकिन वही उनके साथ गद्दारी करके बीजेपी से जा मिले, जिसके खिलाफ वो लगातार बोलते रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते रहे थे। बीजेपी के बारे में ये कहते रहे थे कि वो तो वॉशिंग मशीन है, उसमें इधर से डालो उधर से क्लीन चिट निकलती है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो उन्होंने जाने क्या क्या कहा था। और इसी तरह से जो दूसरे नेता उनकी पार्टी के गए हैं, उन पर भी ये गद्दारी का लांछन लग रहा है। चाहे वो अशोक मित्तल हों, चाहे संदीप पाठक हों, हरभजन सिंह हों, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल या विक्रमजीत सिंह साहनी हों, ये सारे के सारे जिन्हें आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया था, क्या उनका इस तरह से दल बदल नैतिक आधार पर सही है? ये बड़ा ही कठिन पैमाना है, क्योंकि इस तरह से दल बदल करना निश्चित रूप से एक अनैतिक काम तो है ही। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल कोई बहुत नीतिवान है? क्या वो नैतिकता की कसौटी पर टिकट दे रहे थे राज्यसभा के लिए? क्या उन्होंने अशोक मित्तल या राजेंद्र गुप्ता या विक्रमजीत सिंह साहनी को किसी पार्टी के प्रति निष्ठा की वजह से, पार्टी के लिए काम करने की वजह से टिकट दी थी? ये सब जानते हैं कि क्यों टिकट दी गई होगी। तो अगर अरविंद केजरीवाल नैतिकता का पालन नहीं कर रहे थे, आम आदमी पार्टी नैतिकता से दूर भाग चुकी थी, आदर्शों और सिद्धांतों की बात हवा हवाई हो चुकी थी, वो सारे मामले झूठे हो चुके थे, तो फिर नैतिकता की कसौटी कहाँ रह जाती है? और आज के ज़माने में, मोदी एरा में, ये कसौटी तो और भी कहीं दिखलाई नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार बहुत सारे सांसद ना चाहते हुए भी दल बदल करने को मजबूर कर दिए जाते हैं। जिस तरह से अशोक मित्तल के कारोबार पर छापे मारे गए, जैसे ही उन्हें राज्यसभा का उपनेता बनाया गया, राघव चड्ढा को हटाकर ईडी ने छापे मारे और 10 दिन के अंदर उन्हें अंततः बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ गई। इसी तरह से राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी का मामला है। तो ये स्पष्ट रूप से मोदी युग में कुछ भी संभव है। सारे अनैतिक काम मोदी सरकार कर रही है। कितनी सरकारें तोड़ी, कितने विधायक, सांसद, नेता तोड़े, अब तो उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया। और उनमें से बहुतेरे महाभ्रष्ट पार्टी ने ही, बीजेपी ने ही करार दिया था। उनके खिलाफ बाकायदा बुकलेट जारी की गई थी, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ। तो ये तक अमित शाह ने कहा था कि हम सत्ता में आए तो इन्हें जेल भेजेंगे। अजित पवार के बारे में क्या कहा गया था, शरद पवार के पूरे घर के बारे में, परिवार के बारे में क्या कहा गया था। तो नैतिकता की कसौटी हम फिलहाल एक तरफ रखते हैं, लेकिन संविधान की कसौटी तो अपनी जगह रहेगी ही। और इसी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि जो दल बदल किया गया या जो 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ के बीजेपी में विलय किया है, क्या वो कानून सम्मत है? क्या वो संविधान सम्मत है? इसको लेकर बहस चल रही है। और इस बहस को आम आदमी पार्टी ने तो तीखा बना ही दिया है। चैलेंज करके संजय सिंह ने खुलेआम कहा है, बल्कि अपनी अर्जी राज्यसभा के सभापति को सौंप दी है, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको दे दी है। इसके एक नोटिस दे दिया है, राष्ट्रपति से गुजारिश की है, और अब कानूनी दरवाज़ा भी वो खटखटाएंगे, ये तय है। तो जो कपिल सिब्बल ने इसके लिए जो आधार दिया है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि क्यों कपिल सिब्बल और बहुत सारे कानूनविद ये कह रहे हैं कि ये विलय असंवैधानिक है, ये दल बदल कानून के तहत गैर कानूनी है और ये टिक नहीं पाएगा अदालत में। तो कपिल सिब्बल का मूल तर्क ये है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार मर्जर तभी वैध माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी लेवल में 2/3 सदस्यों की बैठक हो और रेजोल्यूशन पास करके दूसरे दल के साथ विलय का फैसला
लिया जाए। सिर्फ विधायी दल यानी जो राज्यसभा में 10 सांसद हैं या लोकसभा में जितने भी हैं, उनका 2/3 सांसदों का दावा पर्याप्त नहीं है। राघव चड्ढा एंड कंपनी ने यही दावा किया है ना कि 10 में से 2/3 सांसद उनके पास हैं, 7 सांसद हैं और वही विलय कर रहे हैं, यानी उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन कपिल सिब्बल का तर्क ये है कि ये विधायी दल के 2/3 सांसद ये फैसला नहीं कर सकते। ये मूल पार्टी आपके राष्ट्रीय स्तर पर का विलय ज़रूरी है, जो यहाँ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मर्जर कानून में संभव नहीं है, 10वीं अनुसूची के खिलाफ है और बीजेपी के द्वारा राजनीतिक धोखा है। सिब्बल ने शिवसेना मामले का भी हवाला देते हुए कहा कि बिना पार्टी लेवल मर्जर के ये अयोग्यता का आधार बनेगा। सभापति को इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। तो ये तो कपिल सिब्बल का तर्क है। कपिल सिब्बल विपक्षी दलों के साथ हैं, इसलिए मुमकिन है कि उनके इंटरप्रिटेशन में, कानून की व्याख्या में कहीं किसी तरह का झुकाव हो, लेकिन बहुत सारे कानूनविद इसका समर्थन कर रहे हैं। तो आइए ज़रा देख लें कि समर्थन में क्या कह रहे हैं, विलय को कौन लोग सही किस आधार पर ठहरा रहे हैं और विलय को किस आधार पर असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। तो दल बदल कानून का जो मूल प्रावधान है पैराग्राफ 2, पहले इसको समझ लीजिए। अगर कोई सांसद अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे या पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करे, अनुपस्थित रहे या किसी प्रस्ताव पर जिस पर व्हिप जारी हुआ है पार्टी की नीति के खिलाफ वोट करे, तो उसे डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाता है, बशर्ते 15 दिन में पार्टी उसे माफ़ी न दे दे। अगर माफ़ कर दिया तो मामला आया गया हो जाता है। फिर दूसरा है, फैसला सदन के सभापति और स्पीकर को करना होता है। पैराग्राफ 6 में इसका उल्लेख है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो भी सभापति फैसला करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि स्पीकर का फैसला अंतिम होगा। अब इसी में विलय का प्रावधान जो पैराग्राफ 4 है, जो विवाद का विषय बना हुआ है, वो यही है कि अगर मूल राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय कर ले और सांसद नए दल में शामिल हो जाएं, तो अयोग्यता नहीं होगी। यानी अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी में विलय हो जाती तो कोई फिर ये इशू नहीं उठता, क्योंकि ये तो 2 पार्टियों का मर्जर हुआ है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। सारे के सारे सांसद उस पार्टी में समा गए हैं, बीजेपी के हिस्से हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल तो बी टीम है ही। कभी हो सकता है ये भी संभव हो जाए कि अरविंद केजरीवाल ही वहाँ चले जाएं पार्टी को लेके, लेकिन ये दूर की बात है, होगा नहीं होगा ये अलग बात है। अभी तो ये है कि 7 सांसदों ने छोड़ा है, पार्टी का विलय नहीं हुआ है। फिर इसी का पैराग्राफ 4(1) का मैंने बताया कि पार्टी का विलय। अब 4(2) में एक और प्रोविज़न है कि विलय तभी माना जाएगा जब विधायी दल के कम से कम 2/3 सदस्य उस विलय के लिए सहमत हों। अब यहाँ ये कंट्राडिक्शन आ गया है कि जब 2/3 दल सदस्य अगर सहमत हो गए हैं तो उनका भी विलय हो सकता है। यानी यहाँ पर 10 में से 7 सांसद अगर तैयार हैं और वो चले गए हैं उस पार्टी में, तो ये उनका विलय माना जाएगा। मतलब सदन में पार्टी के सांसदों का समूह है, ना कि पूरे संगठनात्मक दल से। तो ये कंट्राडिक्शन जो है दोनों में, यही विवाद का विषय बना हुआ है। अब देखिए कि पक्ष में मतलब सदस्यता नहीं जाएगी, विलय वैध है, इसके पक्ष में क्या कहा जा रहा है। कानूनी आधार पैराग्राफ 4(2) जैसा मैंने कहा, स्पष्ट रूप से 2/3 की सहमति पर विलय मानने का प्रावधान है। ये डीम्ड मर्जर है, पूरे संगठनात्मक दल का विलय ज़रूरी नहीं है, पूरे आम आदमी पार्टी का विलय ज़रूरी नहीं है। विधायी दल का 2/3 अगर शामिल हो रहा है तो वो मान लिया जाएगा। दूसरा, व्यवहारिक आधार, अगर एक एक करके छोड़ते तो अयोग्यता होती, लेकिन सामूहिक रूप से 2/3 होने पर बचाव मिल जाता है। ये कानून का स्पष्ट अपवाद है। तीसरा, आपके 7 सांसदों ने सभापति को दस्तावेज सौंपे हैं,
इसलिए अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ एक बात और बता दूं, ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उसमें ज़बरन दस्तखत करवाए गए हैं या एक साथ दस्तखत नहीं हुए हैं, एक एक करके दस्तखत हुए हैं, अंतराल में दस्तखत हुए हैं, इसलिए भी ये मर्जर गलत है। इसको इस आधार पर चुनौती दी जा रही है और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। खासतौर से संदीप पाठक की भूमिका को लेकर ये ज़्यादा बात कही जा रही है कि उनको ज़बरन उनसे साइन करवाया गया, क्योंकि वो उनकी निष्ठा आम आदमी पार्टी में ज़्यादा थी, केजरीवाल में ज़्यादा थी। कुछ समय से वो अलग थलग पड़े थे, हो सकता है कि नाराज़गी रही हो, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति नहीं माने जाते हैं जो इस तरह से टूट कर बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन देखिए, एक तो ये कि लालच किसी को भी हो सकता है और दबाव से कोई भी टूट सकता है। संदीप पाठक पर क्या दबाव था हम नहीं जानते, उन्हें क्या लालच दिया गया हम नहीं जानते। एक तीसरी बात जो चर्चाओं में है वो ये है कि आखिरकार वो भी ब्राह्मणवादी होंगे, आखिरकार वो भी जातिवादी हो सकते हैं और हो सकता है कि अंदर उनके भी हिंदुत्ववाद हो, अपर कास्ट के हैं, सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनको बीजेपी सूट कर रही हो आइडियोलॉजिकली भी और अपने हिसाब से भी, और दूसरे पुरस्कार जो मिलने हैं वो भी हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक वजह हो, लेकिन ये इस आधार पर चैलेंज किया जा रहा है। फिर मनिंदर सिंह जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि विधायी दल का 2/3 विलय पर्याप्त है। चित्रांशु सिन्हा भी हैं, ये भी बोल रहे हैं यदि दस्तावेज सही हैं तो फिर ये कानून नहीं लागू होगा। और चक्षु राय हैं एक जो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के, वो सभापति राज्यसभा में ही देखेंगे, 2/3 होने से अयोग्यता नहीं होगी। तो ये पक्ष में तर्क दिए। अब विपक्ष में क्या दे रहे हैं? आपका जो दावा है वो ये है दल बदल कानून स्प्लिट को मान्यता नहीं देता। वो उसका तर्क ये है कि ये स्प्लिट है, ये पार्टी नहीं टूटी है, पार्टी के विधायक दल से एक स्प्लिट हुआ है, फूट हुई है। 2003 में पैराग्राफ 3 हटा दिया गया था। ये स्प्लिट है, विलय नहीं है। संजय सिंह ने कहा 2/3 बहुमत होने के बावजूद कानून स्प्लिट को मान्यता नहीं देता है। तो अगर ये स्प्लिट प्रूव कर सकती है आप, या सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के द्वारा इसको साबित किया जाए, तो भी इन सांसदों की सदस्यता जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों का, जैसे AM सिंघवी का मत है कि विधायक दल और मूल राजनीतिक दल अलग अलग हैं, सिर्फ विधायी दल का विलय काफ़ी नहीं है। यानी वही बात कि यहाँ दल नहीं मिल रही है, मूल पार्टी का विलय ज़रूरी है, इसलिए ये जो है विलय कानूनन सम्मत नहीं है। फिर प्रक्रियागत आपत्ति भी है। आप कह रही है कि सभी 7 ने एक साथ हस्ताक्षर नहीं किए या कुछ तस्वीरें दावे गलत हैं, सभापति जांच कर सकते हैं। ये अपना केस आम आदमी पार्टी को सभापति के सामने रखना पड़ेगा कि जो भी वो कह रही है उसके पक्ष में उसके पास क्या तर्क हैं, क्या सबूत हैं। और एक जो नैतिक राजनीतिक तर्क है, कानून की भावना व्यक्तिगत दल बदल रोकने की है, ये इस लूप होल का इस तरह से इस्तेमाल गलत है। तो और एक जो पूर्व लोकसभा महासचिव हैं PDT आचार्य, वो उनका कहना है कि सभापति फैसला करेंगे, या तो विलय मान लेंगे या अयोग्य ठहराएंगे, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इन्होंने तीनों ऑप्शन खोल कर रख दिए हैं, कोई अपनी ठोस राय एक के पक्ष में नहीं दी है। अब पहले की जो मिसालें हैं उनको भी देख लीजिए। तेलंगाना में TDP के 12-15 विधायकों ने TRS में विलय कर लिया, स्पीकर ने मंजूर कर लिया, सदस्यता बरकरार रही। मतलब जब TDP के 12 से 15 विधायक टूटकर TRS में गए तो स्पीकर ने उसको मंजूर कर लिया, सदस्यता उनकी बनी रही, सांसदी उनकी, विधायकी उनकी बनी रही और कोर्ट में इसे चैलेंज भी नहीं किया गया। राज्यसभा में TDP का जो उदाहरण देख ले, CM रमेश समेत 2/3 TDP सांसदों ने भाजपा में विलय कर लिया, तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने मंजूर भी कर लिया। ये भी हो चुका है। कर्नाटक में
केपीजेपी के एकमात्र विधायक ने कांग्रेस में विलय का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 4(2) लागू माना, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये एक दिलचस्प बात है कि विलय तभी माना जाएगा जब विधायी दल के कम से कम 2/3 सहमत हो, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, माफ़ कीजिएगा। और शिवसेना का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 4(2) को वैध बचाव माना, हालांकि फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था, तो ये वैध बचाव वहाँ भी साबित हुआ। पुरानी मिसालें 2003 से पहले 1/3 स्प्लिट की छूट थी, जैसे 1980 से 90 के दशक में आया राम गया राम संस्कृति थी। 91 संशोधन ने इसे हटा दिया, लेकिन विलय की छूट बरकरार रखी। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, लेकिन पलड़ा मेरे हिसाब से ये जो 7 सांसद हैं उनके पक्ष में झुका हुआ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि संविधान और कानून कहता है, इसलिए भी कि स्पीकर बीजेपी का है। स्पीकर बीजेपी का है और बीजेपी का स्पीकर कतई आम आदमी पार्टी की सुनाई नहीं करेगा, भले ही वो साबित कर दे दस्तावेजों से कि जबरन हुआ है, पेपर गलत हैं, तस्वीरें गलत हैं, वगैरह वगैरह। उसको वो साबित भी कर दे, तब भी में स्पीकर का फैसला वैसा ही आएगा। और हम ये भी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में कैसा आएगा, किस तरह का आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जिस ढंग से चल रहा है उसमें बहुत कुछ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, और काफ़ी कुछ तो इस पर डिपेंड करता है कि किस बेंच के पास ये मामला जाता है। अगर उस बेंच में सरकार के पक्ष में सहानुभूति रखने वाले जजेस हैं तो फैसला कुछ और आएगा, और अगर कानून और संविधान के हिसाब से फैसला देने वाले होंगे तो हो सकता है फैसला कुछ और आए। तो कुल मिलाकर ये कि मामला फंसा हुआ है, लेकिन झुका हुआ है राघव चड्ढा एंड कंपनी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल हैं और कानून और संविधान को तोड़ने मरोड़ने में वो माहिर हैं। पूरे देश भर में अपनी इस हुनर का वो मुजाहरा कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।